अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम साइकाइट्री में डिसोसिएटिव या कन्वर्जन डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ कॉन्सेप्ट ज़रूर देख ले कि ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। और मैंने कहा था इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वैसे आप अगर देखें और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो ब्रॉडली उसको मैंने आपको जैसे बताया भी था, 4 चीज़ों में क्लासीफाई किया हुआ है। एक था डिसोसिएटिव एमनीजिया जो हमने कल डिस्कस किया था। फिर एक होती है सेकंड, वो कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन सिंड्रोम, इसको एक ही में वो कंसिडर करते हैं। तीसरे नंबर पे वो कहते हैं कि ऑल्ट्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, और चौथे पे वो कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर फुल ब्लोन। ठीक है, ये कई जगह पर आप देखते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली क्योंकि ICD-10 के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ICD-11 मोर प्रॉब्ली, तो फिर उस हिसाब से जो कि उनने टाइप्स बताई हुई वो मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये उनने आप कहने कि उसकी उसी की तरह की सब टाइप्स बना दी हैं जो जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, और जो एक्चुअल ऑर्गेनिक डिजीज़ या किसी और जगह फिट नहीं हो रही होती वो डिसोसिएशन में आती हैं, वो यहाँ पर हमने बतानी है। ठीक है, मतलब आप ये वाली इजीली कहीं भी कोट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो दो हमने कल की थी, डिसोसिएटिव एमनीजिया एंड फ्यूग। अब अगली देखते हैं। अगला है जी डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम। डीपर्सनलाइजेशन में नाम पता चल रहा है कि पर्सनल चीज़, जो पर्सनल का मतलब है मैं खुद, यानी कोई भी पर्सन जो खुद होता है, जो उसकी अपनी ज़ात है, और डीपर्सनलाइज हो जाना यानी अपनी ज़ात से बाहर निकल जाना। तो इसमें क्या होता है कि बंदे को फील होता है कि उससे पेशेंट आएगा वो कहेगा, मतलब उल्टी सीधी ऐसी बातें कर रहा होगा जैसे वो अपनी आइडेंटिटी कुछ देर के लिए उसने अनरियल कर लिया, नकली बना लिया, वो किसी और की तरह की बातें करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा कोई और पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो थोड़ी चेंज किस्म की बातें कर रहे हैं। उसकी मेंटल एक्टिविटी और जो उसकी बॉडी की मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ है वो थोड़ी सी क्वालिटी में बदल गई हैं। वो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और है, जैसी होती हैं वैसी नहीं है, और ऐसा लगता है कि बंदा अपनी बॉडी से बाहर निकल आया, मतलब वो एक्चुअली वो नहीं है जैसा वो होता है, लेकिन फुल ब्लोन कोई दूसरी पर्सनालिटी या किसी दूसरे बंदे जैसा नहीं बन गया। ठीक है, एक होता है ना कि पूरा का पूरा आप जैसे आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आके आपको बताऊंगी, उसमें एक बंदा बिल्कुल दूसरी पर्सनालिटी उसके अंदर आ जाती है, या फिर जिसको हम आसान लफ्जों में ये कहते हैं, वो इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज होता है। इसको डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं। ये भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की एक टाइप है। डी रियलाइजेशन सिंड्रोम में ये होता है कि पेशेंट को जो अपनी सराउंडिंग्स है, इसमें प्रॉपर्ली अपनी बॉडी से मुताल्लिक होता है कि अपनी बॉडी उसे अनरियल लग रही होती है, उसे लगता है कि ये मेरा जिस्म नहीं है, मैं किसी और के जिस्म में हूँ। और ये डी रियलाइजेशन में उसको अपनी सराउंडिंग्स अनरियल लग रही होती हैं, मतलब उसे लगता है सारी दुनिया बिल्कुल नकली है, जो मेरे आसपास है ये पता नहीं क्या लोग हैं, ये तो वो जगह ही नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। तो कई लोग इन दोनों को एक साथ ही लिखते हैं और बॉडी और सराउंडिंग्स या कवर्ड एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं डेफिनेशन में, कहीं पर इसको अलग अलग लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक जगह पर बॉडी अनरियल लग रही है, एक जगह पर सराउंडिंग्स अनरियल लग रही हैं। फिर आता है कि डिसोसिएटिव स्टूपर। ये सिर्फ और सिर्फ ना, अब बाकी सारे जो है वो आपके थोड़े से ज़्यादा आसान है। इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं कर रहा होता डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो ऑर्गेनिक डिजीज़। मतलब एक बंदे को बिल्कुल ठीक ठाक है, वो चल फिर भी सकता है, वो काम भी कर सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ पाँव बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं। वो एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पे जोर ही नहीं रहा, मेरे में ताकत ही नहीं रही। मतलब ये कि वो कहते हैं कि मुझे ना वो फॉलेज का अटैक हो गया, ना मैं हाथ हिला सकता हूँ और ना पाऊँ। ही इज़ नॉट एबल टू डू वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो ये बेसिकली डिसोसिएटिव स्टूपर होता है। इससे पहले आपने लाजमी एक दफ़ा ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट कर लेनी होती है कि असल में ऐसा तो नहीं है, और अगर असल में ऐसा ना हो तो वो इसमें आते हैं। फिर जो अगली टाइप है वो है ट्रांस एंड पोजेशन। इसमें क्या है, टोटल लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, लेकिन टेम्परेरीली। ठीक है, टेम्परेरीली क्या होता है कि पर्सनल या सेल्फ आइडेंटिटी से ना पर्सन थोड़ा सा टाइम के लिए बाहर निकल आता है, जिसको पोजेशन, आपने कई दफ़ा लफ्ज़ सुना होगा, क्यों कहते हैं कि ये बंदा पोजेस हो गया। पोजेस करने का लफ्ज़ इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि इसके अंदर जिन आ गए। ये ट्रांस एंड पोजेशन और ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये मैंने अलग लिखे हैं, बेसिकली ये सेम है। बताने का मकसद ये था कि ICD-10 में इसको ट्रांस एंड पोजेशन का नाम दिया हुआ है, और बहुत सारी और जगहों पे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के तौर पे आप इसको पढ़ेंगे। दोनों चीज़ें सेम ही हैं। इसमें होता क्या कि आप अपनी ज़ात यानी जो आपकी शनाख्त है उसको टेम्परेरीली बिल्कुल भूल जाते हैं, और आप किसी और पर्सनालिटी को, किसी और चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जब एक बंदे में दो तरह के लोग हमें मिलते हैं, मतलब दो तरह की पर्सनालिटीज़ बन जाता है। और की दफ़ा आप देखेंगे एक बंदा कई तरह की पर्सनालिटीज़ को कॉपी बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं जैसे वो होती है, बेसिकली वो कॉपी नहीं कर रहा होता, वो इनवॉलंटरीली डिसोसिएशन हुई होती है उसके अंदर, और वो पर्सनालिटी उसके अंदर एक तरह से आई भी होती है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली होती डिसोसिएशन है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब और आसान लफ्ज़ों में बात करें तो जो कहते हैं कि किसी के अंदर चुड़ैल आ गई है, कई दफ़ा आपने लफ्ज़ सुना होगा ट्रांस या पोजेशन का लफ्ज़ उसी के लिए होता है।
तो होता क्या है कि हम कहते हैं कि वो ठीक ठाक थी बिल्कुल, एक लड़की अपने घर काम कर रही थी, अचानक से हुआ उसके हाथ पांव मुड़ गए और उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई। वो नॉर्मली उसकी बहुत बारीक सी आवाज़ है, अभी उसकी बहुत भारी आवाज़ हो गई है, उसकी आंखें अजीब सी हो गई हैं, बड़ी बड़ी लाल सी, और वो जैसे बोल रही है वो उसका अंदाज ही नहीं है, और वो उल्टा उल्टा चलने लग रही है और अजीब बातें कर रही जैसे वो है ही नहीं, और उसके अंदर वो मतलब कंप्लीट उनको यकीन होता है कि चुड़ैल आ गई है। तो बेसिकली जो साइकाइट्रिकली यानी कि साइंटिफिकली अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वो कहा जाता है कि दिस इज अ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें होता ये है कि पेशेंट की वही बात है, थॉट्स जो दिमाग में चल रही थी उसको वो डिसोसिएट कर देता है फ्रॉम द बॉडीली एक्शंस, फ्रॉम इमोशंस और फ्रॉम फीलिंग्स। तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि पेशेंट वो नहीं होता जो वो सोच रहा होता है, जो उसकी असल आइडेंटिटी होती है, बल्कि वो कोई और चीज़ अपने ऊपर किसी और की तरह का बोलने लग जाते हैं, और बेसिकली वो जिसकी तरह का होता है वो उसके प्रीवियस हुए हुए ट्रॉमा से कहीं ना कहीं लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, मैंने आपको बताया था कि इसके सारे रिस्क फैक्टर्स ना किसी बड़े ट्रॉमा के, मतलब सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्डहुड अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, निगलेक्ट, ये सारी चीज़ें इंसान को डिसोसिएट करवा देती हैं, और उसके रिजल्ट में जब थॉट्स और इमोशंस एक दूसरे से अलग होते हैं तो बंदे को नहीं पता होता कि वो कैसा एक्ट कर रहा है, और वो ऑटोमेटिकली वैसा रिएक्ट कर देता है, और फिर उसमें उतनी एनर्जी भी आ जाती है। लाइक जिन लोगों पे ये कहते हैं ना कि चुड़ैल आई है, उनकी आवाज़ बहुत भारी वाकई हो जाती है कि बंदे को परेशानी हो जाती है कि एक्चुअली में तो नहीं ऐसा कुछ हो गया, और उनकी कई दफ़ा मतलब इनकी एनर्जी उनकी नॉर्मल एनर्जी से बहुत बढ़ चुकी होती है। वो बेसिकली इसी वजह से कि जब माइंड और वो डिसोसिएट होते हैं तो आपकी सारे हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये सब हो जाता है। तो ये टेम्परेरी लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी है। इसकी कुछ जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो ये होता है कि आप अपने के अलावा कोई दो अलग अलग पूरी आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं एक बंदे के अंदर, यानी कि जब वो खुद है तो उसकी हैबिट्स भी अलग हैं, उसकी पसंद नापसंद भी अलग है, लेकिन जब वो दूसरी आइडेंटिटी में बदल जाता है तो उसकी ज़ात, उसकी पसंद नापसंद, उसकी हैबिट्स सब बदल जाती हैं, ठीक है। सिर्फ ये उसकी शनाख्त नहीं बदलती, उसका सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जब वो पर्सनल आइडेंटिटी बदलता भी है तो अपनी सराउंडिंग से वो अवेयर होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास कौन है ये उसे पता होता है, सराउंडिंग से वो अवेयर होता है। ये नहीं है कि वो अगर उसकी आइडेंटिटी बदले उसको ये भी भूल जाए कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है या उसकी बहन खड़ी है, उन सबको पहचानता है, ठीक है जी। अब अगला होता है डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पार्ट ऑफ लिम्ब या एक बाजू वो नहीं मूव कर पा रहा तो उसको हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। यानी कि पेशेंट कहते हैं मेरा राइट जो टांग है वो हिल नहीं सकती, हालांकि कोई मसला नहीं, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं है, तो कोई पैरालिसिस नहीं है असल में, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, तो फिर आपका डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर। तो कोई भी एक पार्ट ऑफ लिम्ब या होल लिम्ब, एक बाजू या एक टांग से इसका ताल्लुक है। डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस भी होता है, कई दफ़ा आप आते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि आपके पास बच्चे माएँ लेके आती हैं बड़ी परेशानी में कि मेरे बच्चे को झटके लगते हैं, बुखार भी नहीं है फिर भी झटके लगते हैं। उनसे पूछा जाए झटके कैसे होते हैं तो वो कहती हैं कि बस ना अचानक से आंखें बंद कर लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं और ज़मीन पे बेड पे कहीं गिर जाता है और हाथ पाँव ना ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं, मतलब झटके जैसे लग रहे हो। अब इनको आप कैसे ट्रू सीजर से डिफ्रेंशिएट करते हैं? जो आपका क्लिनिकल क्राइटेरिया उसमें आपने पूछना होता है कि क्या सीजर से पहले एक पूरा प्री इक्टल स्टेट आती है। प्री इक्टल स्टेट होता है एक ऑरा, जिनको असल में सीजर्स पड़ते हैं ना उनको सीजर आने से पहले एक ऑरा वाली स्टेट आती है जिसमें उन्हें अक्सर पता चल जाता है कि अब झटका पड़ने वाले, जिसमें बटरफ्लाइज इन स्टमक होती हैं या अजीब सी एक स्टेट होती है, ठीक है। फिर जो इक्टल यानी टोटल आपका वो होगा सीजर, ट्रू सीजर जो होता है उसमें फ्रॉदिंग फ्रॉम माउथ के अलावा बंदा वाकई में कहीं बहुत ज़ोर से गिरता है, जहाँ खड़ा होता है वहीं भी गिर जाता है और उससे अक्सर औकात कहीं ना कहीं नील पड़ जाता है, कहीं ज़ोर की चोट लग जाती है, एक ये चीज़ होती है। फिर यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये दो चीज़ें ट्रू सीजर में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, मतलब हमेशा ही हो जाती हैं, यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस। और ब्रूजिंग हुई हुई होती है, गिरने की वजह से चोट लगी होती है, जबकि जो ये डिसोसिएटिव सीजर्स होते हैं इनमें कभी भी यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी। इनमें पेशेंट जब गिरेगा तो बहुत देख सुन के गिरेगा कि उसको चोट ना लगे, कभी भी जोर की चोट नहीं लगी होगी, हल्की हल्की भी मुश्किल ही होती है। और असल सीजर्स हमेशा 2 से 3 मिनट होते हैं, कभी कभार 5 मिनट से ज़्यादा जाते हैं, वो आपकी स्टेटस एपिलेप्टिकस पे चले जाते हैं, जबकि ये वाले सीजर्स घंटों चल रहे होते हैं, घंटों के हिसाब से पेशेंट ऐसे हुआ होता है, तो ये असल में ट्रू नहीं होते। और अगर आपने बिल्कुल कंफर्म क्राइटेरिया करना है तो आपको बेहतर होता है कि ईईजी करा लें। ईईजी कंफर्म कर देती है कि असल सीजर है डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस है। तो डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस भी किसी ट्रॉमा के बाद होती हैं, कोई गेन के लिए होती हैं। आखिर में ये सारी इसकी टाइप्स होंगी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया। अब जो इनको बेसिकली मैनेज करने का या ट्रीट करने का तरीका, तो ये जहन में रखिएगा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की कोई ऐसे एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। जब आपके पास डिसोसिएशन आती है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोथेरेपी। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि जो आपके पास
इमरजेंसी में आते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ या ट्रांस इन पोजेशन के साथ, उनकी आप ब्रेक करने के स्टेप्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को लाजमी आने चाहिए वो प्रॉपर स्टेप्स के ब्रेक कैसे करते हैं। वो हो जाती है एक्यूट मैनेजमेंट। और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, इनमें से किसी भी चीज़ की बहुत एक्सटेंसिव साइकोथेरेपी है विच इज़ स्पेशली टारगेटिंग द ट्रॉमा, जो आपके स्ट्रेसर को, ट्रॉमा को ढूंढेगी और उसको एड्रेस करेगी साइकोथेरेपी। इसमें आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी बहुत रोल प्ले करती हैं, ये हो जाती है। इसमें कोई आपकी ड्रग ऐसी नहीं है जो आपको डिसोसिएशन में देनी हो, सिवाय इसके कि आपने बैकग्राउंड में, माइंड में एक्सप्लोर करना है कि कोई पीछे डिप्रेशन तो नहीं है ट्रॉमा की वजह से, जो कभी ना कभी कोई ट्रॉमा फेस हुआ था। अगर डिप्रेशन है तो फिर आपने एंटी डिप्रेसेंट्स देनी है। अदरवाइज एक्यूट मैनेजमेंट इज़ टू ब्रेक दैट डिसोसिएशन, एंड जो लॉन्ग टर्म है वो साइकोथेरेपी है। यहाँ पर ये बात ख़त्म करते हैं। किसी को कोई मसला है कि ना आसमीन, थैंक यू।